प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम में है। प्रतिलोम का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि कुछ उल्टा होना। जैसे कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी, उसे हम कहते हैं प्रतिलोम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे हमें दिया है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि यदि व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगेगा। देखो उल्टा हो गया है ना, व्यक्तियों की संख्या कम होगी तो कार्य को पूरा करने में अधिक, ये कम था तो अधिक हो गया है ना, उल्टा हो गया, तो इसलिए प्रतिलोम समानुपात है। 2 में दिया है एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। यहाँ प्रत्यक्ष समानुपात है, क्योंकि जितना अधिक समय होगा उतनी अधिक दूरी तय होगी। दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं, अधिक समय होगा तो अधिक दूरी तय होगी। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, इसलिए प्रत्यक्ष समानुपात है। 3 में हमें दिया है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। यहाँ प्रत्यक्ष समानुपात है, क्योंकि जितने अधिक खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल होगा और उतनी अधिक काटी गई फसल होगी। इसका मतलब ये है जितनी ज़्यादा भूमि में खेती होगी उतनी ही ज़्यादा फसल होगी। तो दोनों ज़्यादा हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं, इसलिए प्रत्यक्ष समानुपात है। 4 में दिया है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। ओके, यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम को व्युत्क्रमानुपाती भी कहते हैं, क्योंकि यदि वाहन की चाल अधिक होगी तो यात्रा में लिया गया समय कम होगा। देखो उल्टा हो गया, चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा, तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। 5 में दिया है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि देश की जनसंख्या जितनी अधिक होगी प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल उतना ही कम होगा। देखो उल्टा हो गया, जनसंख्या अधिक होगी तो भूमि का क्षेत्रफल कम होगा, मतलब कि जितने लोग ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी ही रहने की जगह कम मिलती जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात है। प्रश्न 2, एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, तो यहाँ पर हमें ये सारणी दी गई है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है उसको हमें x कहना है और जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है उसको हमें y कहना है। ओके, कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना उसको। तो यहाँ पर विजेताओं की संख्या, इसको x1, x2, x3 ऐसे कहेंगे, इसको y1, y2, y3 ऐसे कहेंगे। ठीक है, तो x1 है 1, x2 है 2, x3 है 4, x4 है 5, इस तरह से। यहाँ पर फिर y1 है 1 लाख, y2 है 50,000, y3, y4, y5, y6, y7 हमें फाइंड करना है। इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है हमें ये फाइंड करना है। ओके, यहाँ विजेताओं की संख्या बढ़ने पर पुरस्कार की राशि घटती है। जितने ही ज़्यादा विजेता होंगे उतनी ही राशि जो है वो कम होती जाएगी। तो यह प्रतिलोम अनुपात है। देखो उल्टा हो गया, विजेताओं की संख्या बढ़ने पर
पुरस्कार की राशि घटती है। ओके, तो ये उल्टा हो गया, तो यह प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात होने के कारण हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, x1 y1 बराबर x2 y2। ओके, तो अब हम यहाँ पर y3 फाइंड करेंगे। x3 है यहाँ पर 4, x1 है 1, y1 है 1,00,000। ओके, तो चलो यहाँ पर फाइंड करते हैं। x1 y1 बराबर x3 y3। x1 है 1, y1 है 1,00,000, x3 है 4, y3 हमें फाइंड करना है। 4 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 4 से 1,00,000 को हम करेंगे भाग। ओके, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, ये वाला 0 यहाँ पर, 4 पंजे 20। ओके, अब यहाँ पर जो 3 0 बचे हैं इसको हम आंसर में यानी कि भागफल में लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया y3 बराबर 25,000। 4 से हमने 1,00,000 को कैंसिल किया तो y3 का मान आ गया 25,000। इसी प्रकार आगे सभी मान हमें फाइंड करने हैं x1 y1 के बराबर रखते हुए। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू हमें y4 फाइंड करना है, तो x1 y1 बराबर x4 गुणा y4। x1 का मान है 1, y1 का मान है 1,00,000, x4 है 5, y4 हमें फाइंड करना है। 5 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। 5 से 1,00,000 को हम भाग करेंगे। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये वाले अभी 4 0 बच गए, 1 2 3 4, तो y4 का मान आ गया 20,000। ओके, अब हमें फाइंड करना है y5 का मान। ओके, तो x1 y1 बराबर x5 गुणा y5। x1 है 1, y1 है 1,00,000, x5 है 8, y5 हमें फाइंड करना है। 8 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब 8 से 1,00,000 को करना है भाग। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, उतारा ये 0, 8 दूनी 16, 10 में से 6 गया 4, उतारा ये 0, 8 पंजे 40। ओके, यहाँ पर जो 2 0 बचे हैं उनको हम भागफल में लिख देंगे, तो y5 आ गया 12,500। अब हमें फाइंड करना है y6 का मान। ओके, x1 है 1, y1 है 1,00,000, x6 है 10, y6 हमें फाइंड करना है। 10 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो y6 का मान आ गया 10,000। अब हमें फाइंड करना है y7 का मान। ओके, तो x1 y1 बराबर x7 y7। x1 का मान है 1, y1 का मान है 1,00,000, x7 है 20, y7 हमें फाइंड करना है। ये 20 यहाँ पर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। ओके, तो y7 का मान आ गया ये वाला 5, और जो 3 0 बचे हैं इसे यहाँ पर लिख देंगे। y7 आ गया 5,000। प्रश्न 3, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो तीलियों की संख्या है उसे हम x कहेंगे। क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण उसे हम y कहेंगे। ओके, तो ये हो गया x1, x2, x3, x4, x5। ओके, इस तरह से। और जो कोण है ये हो गया y1, ये हो गया y2, y3, y4, y5 हमें फाइंड करना है। ओके, तो पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। ओके,
यहाँ तीलियों की संख्या बढ़ने पर उनके बीच के कोण का मान घटता है। देखो, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, इसलिए यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है। ओके, कौन सा अनुपात है? प्रतिलोम। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिलोम अनुपात है। ओके, जब एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ घटती है तो प्रतिलोम अनुपात होता है। जब प्रतिलोम अनुपात होता है तो हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। x1 y1 बराबर x3 y3। x3 y3 इसलिए क्योंकि y3 हमें फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पर x1 का मान है 4, y1 का मान है 90, x3 का मान है 8, y3 हमें फाइंड करना है। तो करते हैं, ये देखो, x1 y1 बराबर x3 y3। x1 का मान 4, y1 का मान 90 डिग्री बराबर x3 का मान है 8, y3 हमें फाइंड करना है। 8 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 90/2। ओके, अब 2 से 90 को भाग करना है। 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, उतारा 0, 2 पंजे 10, तो y3 का मान आ गया 45 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है y4। ओके, x1 y1 बराबर x4 y4। x1 का मान है 4, y1 का मान है 90 डिग्री, x4 है 10, y4 हमें फाइंड करना है। 10 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। 0 से 0 हो गया कैंसिल, यहाँ पर बच गया 4 गुणा 9, 4 निम होता है 36, तो y4 आ गया 36 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है y5। ओके, तो x1 y1 बराबर x5 y5। x1 का मान है 4, y1 का मान है 90 डिग्री, x5 है 12, y5 हमें फाइंड करना है। 12 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब कैंसिल करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये बच गया 90/3। ओके, अब 3 से 90 को भाग करेंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये वाला 0 यहाँ पर, तो y5 आ गया 30 डिग्री। अब प्रश्न 2 में दिया है 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। ओके, तो देखो, इसने कहा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब है जैसे कि यहाँ पर हमें x5 y5 तक की वैल्यूज़ दी गई थी, तो हमें x6 दिया है 15, क्योंकि 15 तीलियाँ कहा है, तो x6 हमें दिया है 15। ओके, और y6 हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो यदि x6 बराबर 15 तो y6 फाइंड करना है। x1 y1 बराबर x6 y6। x1 है 4, y1 90, x6 हमें दिया है 15, y6 हमें फाइंड करना है। यहाँ 15 गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे तो 15 एकम 15, 15 छिक्के 90, ये बच गया 4 गुणा 6। ओके, तो 4 गुणा 6 का मतलब है 6 चौक 24, y6 का मान आ गया 24 डिग्री। प्रश्न 3 में हमें दिया है यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। यानी कि हमें यहाँ पर ये y7 दिया है, x7 हमें फाइंड करना है। ओके, तो यदि y7 40 डिग्री तो x7 ज्ञात करना है। तो x1 y1 बराबर x7 y7। x1 है 4, y1 है 90 डिग्री, x7 हमें फाइंड करना है, y7 है 40 डिग्री। 40 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे।
0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पर बच गया सिर्फ 9। तो x7 का मान आ गया 9। ओके। प्रश्न 4, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। ओके। तो यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ने पर प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या घट जाती है। एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी संख्या घट रही है, इसका मतलब यह है प्रतिलोम अनुपात है, मीन्स व्युत्क्रमानुपाती। ओके। तो यहाँ पर x1 हम मानेंगे 24 को। ओके। 24 बच्चे, तो बच्चे को हम x मान रहे हैं। ठीक है। तो x1 हो गया 24, y1 हो गया 5, मिठाई को हम y मान रहे हैं तो y1 हो गया 5। ओके। अब यदि बच्चों की संख्या में 4 कमी हो जाए, बच्चों की संख्या है 24, 24 में से 4 को माइनस करना है क्योंकि कहा है कि कमी हो जाए। तो 24 माइनस 4 20, ये हो गया x2। ओके। अब y2 हमें फाइंड करना है, प्रतिलोम अनुपात है। ओके। तो प्रतिलोम अनुपात के लिए ये सूत्र होगा x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है यहाँ पर 24, y1 है 5, x2 है 20, y2 हमें फाइंड करना है। ओके। अब 20 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये रह गया 24/4। ओके। अब 4 एकम 4, 4 छिक 24, तो y2 आ गया 6। इसका मतलब है इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या 6 है। प्रश्न 5, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। ओके। यहाँ पशुओं की संख्या बढ़ाने पर उनको मिलने वाले भोजन के दिन घट जाएंगे। एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ घट रही है तो यह प्रतिलोम अनुपात है। ओके। अब यहाँ पर x1 है 20, जो पहली इन्फॉर्मेशन दी हो उसे x मान लो और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन दी हो उसे y मान लो। वेरी सिंपल। ओके। तो x1 हो गया 20, y1 हो गया 6। ओके। फिर यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, देखो 20 पहले से हैं, 10 और आ जाएं तो 20 में 10 को प्लस कर देंगे। ओके। तो x2 हो जाएगा 20 + 10 30, ये आ गया x2। अब हमें y2 फाइंड करना है, प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात के लिए ये सूत्र होता है x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है 20, y1 है 6, x2 है 30, y2 हमें फाइंड करना है। 30 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। अब इसे करेंगे कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ओके। 6 दूनी 12 और यहाँ पर आ गया 3। अब 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो y2 का मान आ गया 4। इस प्रकार वांछित भोजन के दिन हैं 4। प्रश्न 6, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ओके। यहाँ व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर कार्य के दिन घट जाते हैं। एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी चीज़ घट रही है। ठीक है। तो इसलिए यह प्रतिलोम अनुपात है। ओके। अब जो पहली इन्फॉर्मेशन है उसे x मानते हैं, जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है उसे y मानते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है। तो x1 हो गया
3, ये जो 3 दिया है वो, और y1 हो गया ये वाला 4, x2 हो जाएगा 4, क्योंकि उसने कहा है यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति, पहले 3 भेज रहा था, अब वो 4 व्यक्ति को काम पर लगाता है, तो इसलिए x2 हो गया 4 और y2 हमें फाइंड करना है, यानी कि दिन हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्रतिलोम अनुपात है, प्रतिलोम अनुपात के लिए ये सूत्र होता है x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है 3, y1 है 4, x2 है 4, y2 हमें फाइंड करना है। यहाँ पर 4 गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में चला जाएगा, 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो y2 बराबर आ गया 3। इस प्रकार वांछित दिनों की संख्या हो गई 3। प्रश्न 7, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों, तो कितने बक्स भरे जाएंगे? तो यहाँ पर हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन है, बक्सों की संख्या, बोतलों की संख्या। बक्सों की संख्या को हम x मानेंगे, बोतलों की संख्या को y मानेंगे। तो बक्सों की संख्या जो पहली दी है यहाँ पर वो है 25, तो x1 हो गया 25। फिर बोतलें हैं 12, तो y1 हो गया 12। ओके, फिर बोतलें हैं 20, तो y2 हो गया 20। ओके, हमें x2 फाइंड करना है, यानी कि बक्सों की संख्या फाइंड करनी है x2। यहाँ बक्सों में बोतलों की संख्या बढ़ाएं तो बक्सों की संख्या घटेगी। एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ घट रही है, तो यह प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात के लिए ये सूत्र होता है x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है यहाँ पर 25, y1 है 12, x2 हमें फाइंड करना है, y2 है 20। 20 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में चला जाएगा। अब कैंसिल करेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो ये रह गया 5 गुणा 12, यहाँ पर नीचे रह गया 4। ओके, अब 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये रह गया 5 गुणा 3, यहाँ पे लिख दिया 5 तिया 15, x2 आ गया 15। इस प्रकार वांछित बक्सों की संख्या है 15। प्रश्न 8, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? यहाँ मशीनों की संख्या बढ़ाई जाए तो वस्तुओं को बनाने में कम दिन लगेंगे। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसलिए यह प्रतिलोम अनुपात है। ओके, तो मशीनों की संख्या है यहाँ पर 1 और 1 है दिनों की संख्या। मशीनों की संख्या को हम x से शो कर रहे हैं, दिनों की संख्या को हम y से शो कर रहे हैं। ओके, तो मशीनों की संख्या यहाँ पर दी है 42, तो ये हो गया x1 बराबर 42। दिनों की संख्या हमें दी है यहाँ पर ये y, दिनों की संख्या को हमने y माना है, तो y1 हो गया ये 63। ओके, फिर उतनी ही वस्तुएं 54 दिन, तो यहाँ पर ये दिन दिए हैं, तो ये हो गया y2 बराबर 54। हमें मशीनों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि x2 फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात है, इसलिए प्रतिलोम अनुपात का ये सूत्र है x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है यहाँ पर 42, y1 है 63, x2 है हमें फाइंड करना है, y2 है 54। 54 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में चला जाएगा। अब इसे हम कैंसिल करेंगे। 54 और 42 6 की टेबल में आते हैं, 6 सत्ते 42, 6 निम 54, ये बच गया 7 गुणा 63 ऊपर और 9 आ गया नीचे। ओके,
अब यहाँ पर 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो 7 गुणा 7, 7 सत्ते हो गया 49, x2 आ गया 49। इस प्रकार वांछित मशीनों की संख्या है 49। प्रश्न 9, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? हमें यहाँ पर समय बताना है। ओके, तो यहाँ कार की चाल बढ़ाने पर कम समय लगेगा। एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी चीज़ कम हो रही है, तो इसलिए यह प्रतिलोम अनुपात है। ओके, यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन है, कार की चाल और समय। ओके, तो कार की चाल को हमने x माना है, समय को हमने y माना है। तो x1 हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, x2 हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब जो समय है उसे हमने y माना है, तो समय यहाँ पर दिया है 2 घंटे, तो y1 हो गया 2 घंटे, y2 हमें फाइंड करना है। ओके, तो प्रतिलोम अनुपात है तो ये इसका सूत्र है। ओके, x1 y1 बराबर x2 y2। ओके, तो x1 है यहाँ पर 60, y1 है यहाँ पर 2, x2 है 80, y2 हमें फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर 80 गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कट, 6 दूनी 12, यहाँ पर बच गया 8। ओके, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आ गया 3/2, 3/2 आ गया। 2 से 3 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखो 2 अपनी जगह पर ही रहेगा, जो शेष होता है ये वाला 1 इसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो भागफल होता है 1 इसको यहाँ लिखते हैं, तो ये हो गया 1.5 घंटे। ओके, इस प्रकार कार को लगा वांछित समय 1.5 घंटे होगा। प्रश्न 10, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा? ओके, तो यहाँ व्यक्तियों को कम करने पर कार्य पूरा करने में अधिक समय लगेगा। ओके, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है। ओके, इसलिए यह प्रतिलोम अनुपात है। तो यहाँ पर 2 इन्फॉर्मेशन है, व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या को हम x मान रहे हैं, दिनों की संख्या को हम y मान रहे हैं। ओके, तो व्यक्तियों की संख्या में पहली संख्या हमें दी है 2, ये दिया है 2 व्यक्ति। ओके, तो x1 हो गया 2, फिर इन्होंने कहा है कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो इसलिए x2 हो गया 2 - 1, क्योंकि एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, हमारे पास 2 व्यक्ति थे, तो 2 में से 1 चला गया। ओके, तो ये हो गया 2 - 1 बराबर 1, ये हो गया x2। ओके, अब y1 दिनों की संख्या को हमने y माना है, तो y1 यानी कि दिन है यहाँ पर 3, तो y1 बराबर 3, y2 हमें फाइंड करना है। ओके, तो क्योंकि प्रतिलोम अनुपात है, ये प्रतिलोम अनुपात का सूत्र है, x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है यहाँ पर 2, y1 है 3, x2 है 1, y2 हमें फाइंड करना है। 1 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में चला जाएगा, 2 तिया होता है 6, डिनोमिनेटर में 1 को हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, तो y2 बराबर आ गया 6। इस प्रकार कार्य को पूरा करने में लगे वांछित दिन होंगे 6 दिन। अब पार्ट 2 में हमसे पूछा है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? फर्स्ट पार्ट में हमसे दिन पूछा था, यानी कि y2, और सेकंड पार्ट में हमसे व्यक्ति पूछे हैं, यानी कि x3। ओके,
तो x1 सेम रहेगा, y1 भी सेम रहेगा। x1 है 2, y1 है 3। x3 हमें फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति हमसे पूछा है, ओके। और y3 है 1 क्योंकि एक दिन की बात हो रही है, एक दिन, तो y3 हो गया 1, ठीक है। अब ये 1 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 2 तिया होता है 6, अपॉन में जो 1 होता है इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो x3 आ गया 6। इसका मतलब कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या 6 व्यक्ति है। प्रश्न 11, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों, तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा। हमें यहाँ पर कालांश बताना है, ओके। तो कालांश की संख्या को हम यहाँ पर x मानते हैं, कालांश का समय उसको हम y मानते हैं, ओके। तो इसलिए x1 हो गया 8, x2 हो गया 9, ओके। x1 हो गया 8, x2 हो गया 9, y1 हो गया 45, ओके, 45 मिनट, और y2 हमें फाइंड करना है, यानी कि समय हमें फाइंड करना है। अब यहाँ यदि स्कूल में कालांश की संख्या बढ़ाते हैं तो उनमें लगने वाली समय की अवधि कम हो जाती है। एक चीज़ बढ़ाने पर दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसलिए यह प्रतिलोम अनुपात है। तो ये प्रतिलोम अनुपात का सूत्र है, ओके। x1 y1 बराबर x2 y2। x1 है 8, y1 है 45, x2 है 9, y2 हमें फाइंड करना है, ओके। अब 9 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। अब इसे कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, तो यहाँ बच गया 8 गुणा 5, 8 गुणा 5, 8 पंजे होता है 40, तो y2 आ गया 40 मिनट। इस प्रकार वांछित कालांश की अवधि 40 मिनट